गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसा रिश्ते की पहेली की कहानी, एक ऐसा उलझा हुआ रिश्ता जिसमें एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसको लेकर के पुलिस खुद उलझी हुई थी। यह पूरी कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहानी सुनने के बाद आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। तो पूरी कहानी अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूं। बात है जून 2015 की। उस वक्त राकेश मारिया जो है वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। यह वही राकेश मारिया है जिन्होंने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 26/11 अटैक वाली केसों की इन्वेस्टिगेशन की थी। इसके अलावा अगर आपने संजू जैसी मूवी देखी होगी तो उसमें जो आर्म्स एक्ट के तहत पूछताछ के दौरान एक पुलिस वाला संजय दत्त को थप्पड़ मारता है, वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि राजेश मारिया ही है। दरअसल बात है जून 2015 में एक दिन जब राकेश मारिया अपने ही दफ्तर में बैठे हुए थे, तब उनके पास एक गुमनाम कॉल आता है और फोन करने वाला शख्स कहता है कि सीना बोरा नाम की एक लड़की जो पिछले 3 सालों से गायब है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वह किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है और हो न हो उसका मर्डर हो चुका है और उसके मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है। बस इतना कहकर के वह शख्स फोन काट देता है। अब इंद्राणी मुखर्जी का नाम आते ही राकेश मारिया अलर्ट हो जाते हैं और वह इसलिए क्योंकि वह बहुत बड़े मीडिया टाइकून और स्टार इंडिया के एक्स सीईओ पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। पीटर मुखर्जी एक बड़ा नाम और इंद्राणी मुखर्जी पर हाथ डालने का मतलब सीधे सीधे पीटर मुखर्जी पर हाथ डालना। राकेश मारिया को पता था कि यह लोग बहुत ही पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं और वह यह बस इतना एक फोन के आधार पर बिना किसी सबूत के कॉल के आधार पर उन उन जैसे लोगों पे हाथ डालना एक बड़ा रिस्क है। इसलिए राकेश मारिया ने सोचा कि अभी चुपचाप खामोशी से इसकी जांच करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें उन्होंने अपने कुछ फेवरेट और भरोसेमंद पुलिस वालों को शामिल किया और अनऑफिशियली इस केस की जांच का जिम्मा सौंपा। और इतना था कि गलती से भी इस इन्वेस्टिगेशन की भनक इंद्राणी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी को नहीं लगनी चाहिए। अब राकेश मारिया के कहने पर उनकी टीम ने सबसे पहले यह पता लगाना शुरू किया कि इस खबर में सच्चाई कितनी है और क्या वाकई में कोई शीना बोरा नाम की लड़की पिछले 3 सालों से गायब है भी या नहीं। उसके बाद इसके आसपास के सभी पुलिस स्टेशन के पीछे 3 साल यानी 2012 से लेकर के अब तक के मिसिंग रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू किया, मगर उन्हें शीना बोरा नाम की किसी भी लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट्स नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दूसरी चीजों को भी देखना शुरू किया पर उनमें भी उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अब उन्हें लगा कि बिना इंद्राणी मुखर्जी के पूछताछ किए बगैर कुछ पता नहीं चलने वाला है। इंद्राणी मुखर्जी जैसी बड़ी शख्सियत को वह ऐसे ही बिना किसी सबूत के नहीं उठा सकते थे। अच्छा, उस वक्त इंद्राणी मुखर्जी देश में थी भी नहीं क्योंकि वो उस वक्त इंग्लैंड में रह रही थी। इसीलिए मुंबई पुलिस किसी और कमजोर कड़ी की तलाश में लग गई और इत्तेफाक से पुलिस को वह कमजोर कड़ी मिल गई। पुलिस को पता चला कि 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम था श्यामो राय। अब उन्होंने क्योंकि उन्हें वहां से काम छोड़ दिया था, इसीलिए उसे उठाकर पूछताछ की जा सकती थी और हो ना हो उसे जरूर इस बारे में कुछ न कुछ तो मालूम जरूर होगा। पर पुलिस उसे भी ऐसे बिना किसी बेवजह नहीं उठा सकती थी। इसीलिए मुंबई पुलिस श्यामो राय की कुंडली खंगालती है ताकि अगर उसका कोई पुराना किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उस सिलसिले में उसे उठाया जा सके। लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ भी कोई भी क्रिमिनल केस नहीं मिला। अब जब पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं मिलता है तो राकेश मारिया ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बात पर नजर रखी जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया और अब महीना आ गया अगस्त का। इस दौरान पुलिस लगातार ड्राइवर श्यामो राय पर नजर रख रही थी और बस कोई मौका ढूंढ रही थी उसे उठाने की। फिर तारीख आती है 21 अगस्त 2015 की। 21 अगस्त 2015 को श्यामो राय बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र के किनारे जो जंगल है वहां पर घूम रहा था, टहल रहा था और पुलिस भी उसके पास ही
घूम रही थी। पर जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी वह घबरा गया और वहां से भागने लगा। पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी मौके की तलाश में थी, इसीलिए पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले। मुंबई पुलिस उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और सीधा उठा करके खार पुलिस स्टेशन ले आई। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है और थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर श्यामराय टूट जाता है और पुलिस के सामने सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने ही उसे 5 लाख रुपए का लालच देकर के अपनी बहन शीना बोरा के मर्डर प्लान में शामिल किया था और उसने पूरी कहानी सुनाई जो थी वो यह थी कि लगभग 3 साल पहले ड्राइवर श्यामराय को उसने अपने प्लान में शामिल करने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने 23 अप्रैल 2012 को यूके से मुंबई पहुंचती है और अगले दिन 24 अप्रैल 2012 की शाम को शीना बोरा से मिलने के लिए बांद्रा नेशनल कॉलेज के पास एक अमर एंड सन्स नाम की एक शॉप है वहां बुलाती है और 24 अप्रैल 2000 शाम की लगभग इंदिरा मुखर्जी और ड्राइवर श्यामल राय एक मेटेलिक ग्रे कलर की ओल्ड ओपरा कार में बैठ करके बांद्रा में अमर एंड सन्स शोरूम के पास पहुंचते हैं और वहां पर एक कार इंद्राणी ने स्पेशल जो यह कार था वो शीना बोरा के मर्डर के लिए ही 5,000 रुपए की किराए पर वो लाई थी। जब ये अब दोनों वहां पहुंचे तो वहां पर संजीव खन्ना नाम का एक शख्स पहले से ही मौजूद था और इन दोनों का इंतजार कर रहा था। अब इंद्राणी ने उसे भी अपने प्लान में शामिल कर रखा था। अब संजीव खन्ना कौन था उसके बारे में हम आपको कहानी के आगे में बताएंगे। अब ये तीनों शोरूम के पास शीना बोरा के आने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद ही शाम के लगभग 6:40 पर शीना भी वहां पर पहुंच गई। इसके बाद इंद्राणी ने शीना को बड़े ही प्यार से गले लगाई और उसे पानी पीने के लिए ऑफर किया और एक बोतल दी जिसमें कि उन्होंने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। शीना ने उस बोतल से कुछ घूंट पानी पीती और फिर इंद्राणी और शीना यह दोनों अमन एंड सन्स शोरूम के अंदर चले जाते हैं। दरअसल इंद्राणी ने शीना को एक साड़ी और एक डायमंड रिंग दिलवाने के बहाने वहां बुलाया था। करीब आधे घंटे के बाद यह दोनों शोरूम से एक साड़ी खरीद करके बाहर आते हैं और कार में बैठने के बाद वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद इंद्राणी के कहने पर ड्राइवर श्यामल राय गाड़ी के अंदर गाड़ी को बांद्रा के पाली हिल्स की तरफ मोड़ लेता है जहां बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहा करते हैं। कार के अंदर इंद्राणी और शीना पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आगे ड्राइवर सीट पर श्यामल राय और पैसेंजर सीट पर संजीव खन्ना बैठा हुआ था। क्योंकि शीना बोरा श्यामल राय और संजीव खन्ना को पहले से ही जानती थी इसीलिए उसे इस बात की किसी भी तरह का कोई ऐतराज नहीं होता है। तो अब गाड़ी पालीभीत की तरफ जा रही थी और इंद्राणी शीना को अपनी बातों में रिझाने लगी। थोड़ी देर के बाद ही दवाई ने अपना काम करना शुरू कर दिया, असर दिखाना शुरू कर दिया और शीना बात करते करते बेहोश हो गई। इसके बाद इंद्राणी के कहने पर श्यामल राय गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर लेकर के जाता है और वहां पर रोक देता है। फिर श्यामल राय और संजीव खन्ना भी गाड़ी से उतर करके पीछे वाली सीट पर आ जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही संजीव खन्ना ने शीना बोरा के बाल को पकड़ा और श्यामल राय ने उनका मुंह दबाना शुरू कर दिया ताकि वो शोर न मचाए। इसके बाद इंद्राणी ने अपने ही हाथों से अपनी बहन का गला दबाने लगती है मगर दम घुटने की वजह से शीना अचानक से होश में आ जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। इस कोशिश में वह श्यामल राय के अंगूठे पर जोर से दांत भी काट लेती है क्योंकि श्यामल राय ने उसके मुंह को दबा रखा था जिसकी वजह से उसके अंगूठे से खून भी बहने लगता है। शीना पूरी तरह कोशिश करती है खुद को बचाने की लेकिन 3 लोगों के सामने उस बेचारी अकेली लड़की की कुछ नहीं चल पाती है और इंद्राणी पूरी ताकत के साथ उसके गले को दबा रही थी तो वो उसका गला तब तक दबाती रहती है जब तक कि उसकी सांस न रुक जाती है। जब इंद्राणी को तसल्ली हो जाता है कि शीना मर चुकी है तब जाकर के वह उसका गला छोड़ती है और इसके बाद संजीव खन्ना और श्यामल राय वापस आगे वाले सीट पर आ जाते हैं और गाड़ी को वहां से लेकर के चल देते हैं और पीछे इंद्राणी शीना की लाश को सहारा देकर के सीट पर ऐसे बिठा देती है जैसे कि वह जिंदा हो ताकि अगर किसी की नजर गाड़ी के अंदर पड़े तो भी उस पर कोई किसी भी तरह का शक न हो। और मुंबई जैसे शहर में किसी के पास इतना टाइम होता भी नहीं है कि किसी चलती गाड़ी के अंदर झांक करके देखे कि उसमें क्या हो रहा है। खैर थोड़ा आगे जाने के बाद संजीव खन्ना गाड़ी से उतर जाता है और वर्ली में अपने होटल हिल टॉप की तरफ निकल जाता है जहां वो ठहरा हुआ था। इधर इंद्राणी मुखर्जी बांद्रा के एक 5 स्टार होटल ताज लैंड्स एंड में पहुंचती है जहां वो पूरे रास्ते वो शीना की लाश को देखकर बार बार यही बोल रही थी कि मिल गया शीना को 3 BHK फ्लैट। खैर होटल की पार्किंग में पहुंचने के बाद इंद्राणी
शीना की लाश को गाड़ी की पिछली सीट पर ही लिटा देती है और ड्राइवर श्यामा राय को वहीं पार्किंग में ही रोककर गाड़ी पर नजर रखने को बोलती है ताकि कोई भी कार के अंदर झांके न। इसके बाद इंद्राणी होटल के अंदर जाती है। 15 मिनट के बाद ही वो वापस आती है और श्यामा राय को वर्ली के मेलो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चलने को कहती है, जहां इंद्राणी रहा करती थी। इसके थोड़ी देर बाद ही ये लोग मरलो सोसाइटी पहुंच जाते हैं और रास्ते में होटल हिल टॉप से संजीव खन्ना को भी पिकअप कर लेते हैं। मरलो पहुंचकर यह गाड़ी को इंद्राणी मुखर्जी का जो गैरेज था उसके आगे खड़ी कर देते हैं। इसके बाद वह गाड़ी की डिक्की में से एक बड़ा सा बैग निकालते हैं जिसको इंद्राणी ने एक दिन पहले ही प्लान के तहत खरीद रखा था। फिर इंद्राणी और संजीव खन्ना मिलकर के गाड़ी के अंदर ही बैठकर शीना की लाश को पैक कर देते हैं और इस दौरान श्यामा राय गाड़ी के बाहर खड़े होकर के नजर रखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। शीना की बॉडी को बैग में रखने के बाद यह लोग उस बैग को गैराज के अंदर रख देते हैं और गैराज में ताला लगा देते हैं। उस सोसाइटी के नीचे जहां गैराज था वहां कई सर्वेंट क्वार्टर बनाए हुए थे, पर इत्तेफाक से उनमें ऐसा कोई भी नहीं होता जिसने कि इस लाश को बैग में डालते वक्त किसी ने भी देखा हो। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 19 में पहुंचते ही जो इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का था और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद संजीव खन्ना वापस अपने होटल चला जाता है। श्यामा राय भी अपने क्वार्टर में चला जाता है। तो यहाँ इंद्राणी के प्लान का एक हिस्सा तो पूरा हो चुका था, जो कि शीना बोरा का मर्डर करना था। अब बारी था प्लान के दूसरे हिस्से को अंजाम देने की, यानी कि शीना बोरा की लाश को ठिकाने लगाने की, जिसकी प्लानिंग भी इंद्राणी ने पहले से ही कर रखी थी। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी मर्डर से एक दिन पहले ही, जिस दिन वह मुंबई से लौटी थी, यानी 23 अप्रैल 2012 को ड्राइवर श्यामा राय के साथ रैकी करने के लिए मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक पैंड नाम का एक शहर है, वहां पहुंची थी इंद्राणी। वहां इसलिए गई थी क्योंकि पैंड के आसपास का जो इलाका था वह अगले कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ था और अक्सर सुनसान रहा करता था। दूसरा कि उस इलाके में अक्सर कोई न कोई लावारिस लाश मिलती ही रहती थी, इसलिए इंद्राणी ने सोचा कि शीना की लाश भी उन्हीं लावारिस लाशों में से एक लाश बन जाएगी। तो आसपास के पूरे इलाके की रेकी करने के बाद इंद्राणी ने गगोदर में एक जगह को जीरोइन किया था। उसने खासकर इस पॉइंट को इसलिए भी चुना क्योंकि वहां से जो सबसे नजदीक पुलिस चौकी था वो करीब 9 किलोमीटर दूर पेड़ शहर के अंदर थी, इसीलिए वहां पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह का भी कोई खतरा नहीं था। तो इंद्राणी पहले ही लाश को ठिकाने लगाने की जगह तय कर चुकी थी, अब बस बारी थी उसे अंजाम देने की। इसीलिए प्लान के तहत वह तीनों मर्डर के अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल 2012 की सुबह 4 बजे के आसपास पार्किंग गैरेज के पास इकट्ठा होते हैं। इसके बाद वह उस बैग को जिसमें शीना की बॉडी थी उसे गैराज से बाहर निकालकर कार की बैक सीट पर ले जाते हैं। फिर शीना की बॉडी को उस बैग से निकालकर उस बैग को वापस गैराज में डाल देते हैं। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी कार की पिछली सीट पर शीना की लाश को सहारा देकर के ठीक वैसे ही बैठा जैसे कि उसने पिछली रात बैठाया था, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई शक न हो। फिर वह लोग गाड़ी को लेकर के वहां से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वह लोग एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं। वहां उन्होंने एक कैन में 10 लीटर पेट्रोल खरीदने के बाद वापस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब क्योंकि शीना को मरे हुए कई घंटे बीत चुके थे, इसीलिए उसकी बॉडी में अकड़न शुरू हो गई थी। इंद्राणी को लगा कि रास्ते में अगर कहीं चेकिंग हुई तो कहीं किसी को शक न हो जाए, इसलिए उसने शीना की बॉडी को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। उसने बाकायदा शीना की लाश को लिपस्टिक लगाई, उसके बाल बनाए, उसे परफ्यूम भी लगाया ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखे। कमाल की बात है ना दोस्त, जब वो जिंदा थी तब उसे मार दिया गया और अब उसकी लाश को लिपस्टिक परफ्यूम लगाकर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। खैर, मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर का सफर तय करके यह तीनों गगोदर में उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो इंद्राणी ने पहले से ही जीरो इन कर रखा था। इसके बाद इंद्राणी ने अपने साथ जो एक छोटा सा बैग लाई थी उसमें से वो 3 जोड़ी जूते निकालती है, जो कि उसे प्लानिंग के तहत उन्होंने पहले से ही खरीद रखा था, ताकि उस एरिया की मिट्टी जूतों के साथ न आ जाए। बाद में एक अहम सबूत बन सकता था। तो अब तीनों अपने जूते पहने और एक बार चारों तरफ नजर मारने के बाद जब तसल्ली हो गई कि कोई नहीं देख रहा है, तो तीनों ने मिलकर शीना की बॉडी को बाहर निकाला और झाड़ियों से होते हुए अंदर जंगल गए। इसके बाद जो उन्होंने 10 लीटर पेट्रोल खरीदा था वो सारा का सारा पेट्रोल संजीव खन्ना ने शीना बोरा की बॉडी पर डाल दिया। फिर इंद्राणी मुखर्जी ने खुद अपने हाथों से अपनी ही बहन की लाश में आग लगा दी और थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद वह लोग वापस मुंबई के लिए निकल गए। रास्ते में इंद्राणी ने तीनों लोगों के जूते को वापस इकट्ठा किया और उनका प्लान था
वह इन जूतों को कोलकाता में संजीव खन्ना के घर पर छुपा देगी। मुंबई पहुंचने के बाद यह तीनों बांद्रा में महबूब स्टूडियो के पास बने कैफे कॉफी डे में जाते हैं और वहां पर बैठकर कॉफी पीते हैं। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ड्राइवर श्यामल राय को 5,000 रुपया देती है और उसे कहती है कि ये गाड़ी जहां से लाए थे, उनको किराए पे जो लाए वह गाड़ी था, उनको वापस कर देना और देने से पहले गाड़ी की साफ सफाई भी कर देना, जो भी अंदर की थोड़ी बहुत सबूतें हैं उसको भी क्लीन कर देना। और जाते जाते उन्होंने उसको धमकी भी देते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जो कि सीना का हुआ है। इसके बाद इंद्राणी और संजीव खन्ना उसी दिन कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। इधर गाड़ी की अच्छी से सफाई करवाने के बाद श्यामा राय इंद्राणी के घर मार्लो सोसाइटी पहुंचता है, जहां उसे प्रदीप वाघमेरे मिलता है, जो कि इंद्राणी मुखर्जी के घर की साफ सफाई और छोटा मोटा काम किया करता था। वहां पहुंचकर श्यामा राय गैराज में उस बैग को निकालता है जिसमें कुछ देर पहले शीना की बॉडी रखी हुई थी। फिर वह उस बैग को प्रदीप वाघमेरे को दिखाता है और कहता है कि इंद्राणी मैडम ने मुझे इस बैग को फेंकने के लिए कहा है, अगर यह बैग तुम्हें चाहिए तो ले लो। नया बैग देखकर प्रदीप वाघमेरे उस बैग को खुशी खुशी ले लेता है। उसे क्या पता था कि कुछ देर पहले ही इसमें एक लाश रखी गई थी। तो उस बैग को वाघमेरे को देने के बाद श्यामा राय अगले 2-3 दिन तक उसी गाड़ी में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को लाने ले जाने का काम करता है और फिर उस कार को एजेंसी में वापस दे देता है। वो पार्सल अपने पास संभाल कर रख लेता है, जो कुछ ही महीने पहले नवंबर के उन्होंने वो पार्सल कोलकाता से मंगवाया था और वो पार्सल उन्होंने इंद्राणी ने उस ड्राइवर को रख के हवाले कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये पार्सल को वापस खोल करके चेक कर लेना और इसे ठिकाना लगा देना। लेकिन उस ड्राइवर को इस पार्सल के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं था कि उसमें क्या हो सकता था। नवंबर 2012 में श्यामा राय अपनी नौकरी छोड़ देता है और वापस अपने गांव चला जाता है और वह पार्सल अभी भी जो उसी के पास था। गांव जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वह पहली बार उस पार्सल को खोलता है और पार्सल को देखते ही उसकी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि उस पार्सल में एक देसी कट्टा निकलता है और वह अगले 3 सालों में कई बार इस कट्टे को इंद्राणी को वापस करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि इंद्राणी यूके चली गई थी इसीलिए कोई बात नहीं बनती है। अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वह इस कट्टे को ठिकाने लगाने की सोचता है और वह 21 अगस्त 2015 को वह बांद्रा के काटर रोड पर इस कट्टे को ठिकाने ही लगाने गया था। उसका प्लान था कि लोगों की नजरों से बचकर वह इस कट्टे को समुद्र के किनारे जो जंगल है उसमें फेंक देगा, पर पुलिस को देखते ही वह घबरा गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद यह पूरी कहानी सामने आई। अब यह पूरी कहानी तो सामने आ गई थी, मगर अभी भी कहानी में से मकसद क्या था, क्या रीजन हो सकता है उसके मर्डर करने का, यह गायब था। कि आखिरकार इंद्राणी ने अपनी ही बहन का मर्डर क्यों किया, और उसका जवाब इंद्राणी से पूछताछ किए बगैर नहीं मिल सकता था। इधर इंद्राणी मुखर्जी भी अगस्त 2015 के दूसरे सप्ताह में इंग्लैंड से वापस भारत आ चुकी थी, इसीलिए पुलिस ने अब उसे उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। इससे पहले की पूछताछ करने के लिए इंद्राणी को गिरफ्तार करती मुंबई पुलिस ने एक और काम किया। उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामा राय के 3 साल पुराने कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकलवाए, तो पता चला कि 24 अप्रैल 2012 की शाम से लेकर रात तक और फिर सुबह मुंबई से लेकर कर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक और रायगढ़ से वापस मुंबई आने तक इन तीनों की लोकेशन एक साथ ही थी। बस इतना सबूत काफी था इंद्राणी मुखर्जी को उठाने के लिए, और ड्राइवर श्यामा राय का बयान तो पहले से ही मौजूद था पुलिस के पास। इसीलिए मुंबई पुलिस 25 अगस्त 2015 की शाम सीधे इंद्राणी मुखर्जी के घर पहुंचती है और उसे उसी की बहन शीना बोरा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अब यह खबर जैसे ही मीडिया में आई तो यह ब्रेकिंग न्यूज बन गई, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी कोई छोटी मोटी शख्सियत तो थी नहीं, ऊपर से वह मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस इंद्राणी को भी खार पुलिस स्टेशन ले गई, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस था, इसीलिए खार पुलिस स्टेशन के आगे मीडिया का जमावड़ा लग गया। अब जब इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ चल रही थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कहानी में एक करवट ले लेती है और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। पता चलता है कि जिस शीना बोरा का मर्डर हुआ है वह इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं है, बल्कि उसकी बेटी है। यह खबर आते ही पूरी मीडिया में भी एक सनसनी खबर फैल जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी 26 अगस्त 2015 की सुबह मुंबई पुलिस कोलकाता पहुंचती है और वहां से संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार करके वो मुंबई ले आते हैं।
फिर जब पुलिस स्टेशन में इन तीनों यानी कि इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामा राय का एक दूसरे के साथ आमने सामने कराया जाता है, तो इस पूरी कहानी में रिश्तों और लालच का एक ऐसा केस फंसा हुआ था, एक ऐसा पेंच फंसा हुआ था, जिसने 25 साल की एक नौजवान लड़की शीना बोरा की जान ले ली। और इन रिश्तों की पेच को समझने के लिए आपको इंद्राणी मुखर्जी की पुरानी जिंदगी में झांक करके देखना होगा और कहानी में कई सालों पीछे जाना होगा, जिसकी शुरुआत इंद्राणी मुखर्जी के बचपन से होती है। यही थी हमारी आज की कहानी। आगे के एपिसोड हमने आपको इस एपिसोड में यह बताया है कि इंद्राणी मुखर्जी का कत्ल कैसे किया गया, किसने किया। आगे के एपिसोड में हम बताएंगे कि इंद्राणी मुखर्जी का कत्ल क्यों हुआ था, क्योंकि एक ही वीडियो में इस पूरी कहानी को समझाना हमारे लिए थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आगे की एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, उसमें आपको समझाएंगे कि इंद्राणी मुखर्जी के कत्ल के पीछे का राज क्या था। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़, कहीं भी फैक्ट के साथ कोई भी तरह का छेड़छाड़ अगर हुई है, क्योंकि इस केस को हुए काफी दिन हो गए हैं, लगभग 9 साल के आसपास हो गए हैं। इसकी फैक्ट, इसकी कहानी सब अभी भी मौजूद है इंटरनेट पे, आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी वीडियो के दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।